एवरीवन, मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईटी पटना। और मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। हम आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं आईटी टॉक्स के थर्ड वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ आईटी रुड़की के दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वागत करता हूं आईआईटी रुड़की से मेरे कुछ दोस्तों का। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हर्षराज अंबास्ता का, हेलो, ईशान जैन का, हाय एवरीवन, रुद्र रंजन का, हेलो, और हनी सिंह का। हाय। अब मैं चाहूंगा कि आप सब अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ कुछ बताएं। Well, hello, beautiful. So I am Hani. I live in Delhi and I am from civil engineering branch. I hope to pursue UPSC in future, and that's all. hello. I am Rudranjan from Bihar. I am pursuing तो अंग्रेजी की इज्जत क्यों लुट रहे हैं? in civil engineering from IIT Roorkee. Hi, I am Ishan Jain, currently living in Hisar, Haryana. I am from IIT Roorkee and currently doing civil engineering, BTech in civil engineering, and that's all about me. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ और सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आईटी रुड़की में पढ़ता तो हूँ। जैसा कि कोविड सिचुएशन के कारण हम लोग की क्लासेस ऑनलाइन चल रही, तो तुम लोगों को ऑनलाइन क्लास में फील आ रहा है कि नहीं ऑनलाइन क्लास में? और कोई फनी मोमेंट्स अगर हुए हो इन जो 6 महीने बीत चुके हैं हमारे, तो हमें बताएं। फील तो बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। और जैसे तुम्हारी चलती है ऑनलाइन क्लासेस, जैसे बच्चों की चलती है वैसी हमारी चलती है। हम भी सो जाते, तुम भी सो जाते हो, कोई फर्क नहीं है कुछ ज्यादा। ऑनलाइन में तो मतलब कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग हो रहा है आईआईटी में। बिल्कुल सेम जैसे तुम्हारा चलता है, सारी चीज पीपीटी पढ़ते हैं हम, वहां भी बंदे पीपीटी पढ़ते हैं, टीचर आते हैं पीपीटी पढ़ते हैं बस। देखो, मेरे अनुसार ऑनलाइन क्लास मतलब अकॉर्डिंग टू माय ओल्ड एक्सपीरियंस है, इसमें एक मजा का बात है, आप मुर्गा नहीं बन सकते हैं। और उसके बाद क्लास में आवागमन होते रहता है, कोई निकाल देता है, कोई बाहर करता है, फिर रिज्वाइन करना पड़ता है। और मतलब समझ रहा है ना, किसी भी मुद्रा में बैठ के तुम क्लास कर सकता है। बैंक बेंचर का उपाधि नहीं मिलता है यहाँ पर कोई भी। और उसके बाद फनी मोमेंट तो है बहुत सारा। मतलब तुम कोई क्लास कर रहा है, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा गाना तुमको प्रसारण कर दिया जाएगा कि उसके शब्दों पर तुम गहन अध्ययन करेगा तो थोड़ा लज्जा महसूस होगा। और उस गाने के दो बोल अपने घर में बोल दिए तो फिर हो गया, आपकी माता बेलनधारी यंत्र से आपका स्वागत करने के लिए आतुर हो जाएंगी। हाँ भाई, वही है ऑनलाइन। मतलब ऐसा लगता होगा कि आईआईटी में पहुंचे हैं तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे होंगे, सब लोग पढ़ रहे होंगे। ऐसा कुछ है नहीं भाई। मैं तो मतलब क्लास अटेंड ही नहीं करता, आधी तो अटेंड ही नहीं करता, तो भाई पता ही नहीं चलता क्या है थोड़ा। मतलब यही है फनी मोमेंट। तो भाई यही है कि लोग गाने बजाते रहते हैं और एक बच्चा वीडियो ऑन करके सो गया था भाई, तो उसको पता ही नहीं था वीडियो ऑन है। तो ऐसा ही है भाई, चल रही है बस ऑनलाइन क्लास। मैं तो लैपटॉप ऑन करके सो जाता हूँ, पता भी नहीं चलता कि कब क्लास स्टार्ट हुई कब खत्म हुई। एक बार लास्ट में जब मैं 6 बजे के बाद जब क्लास खत्म हो गई थी तो मीटिंग में सिर्फ मैं ही बचा था अकेला। मैंने 7:30 बजे चेक किया था, तो लग रहा था कि ये क्या चल रहा है भाई। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन क्लासेज के दौरान तुम लोगों के कितने फ्रेंड्स बने और सीनियर से इंटरेक्शन हुआ, तो सीनियर्स कैसे लगे? देखो, मतलब मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, उतना मतलब बात नहीं करता, फिर भी मेरे कुछ दोस्त बने हैं, 3-4 दोस्त हैं। हर्षराज बहुत हेल्प करता है, मेनली एग्जाम के समय थोड़ा दोस्ती बढ़ जाता है हम लोग का। और असली दोस्ती एग्जाम के वक्त ही पता चलती है। अरे ऐसे मत बोलो यार, हम दिल से तुमसे दोस्ती निभाते हैं। सीनियर्स के बारे में जैसे कि हम 3 इडियट देखे थे, हम इंजीनियरिंग के बारे में तो नहीं जानते, 3 इडियट देखे थे। और उसमें जो देखे जहाँ पना तो सिगरेट हो वाला सीन, सीनियर सब, हाँ, उसके बाद तो गजबे भौकाल मच गया था कि भाई ऐसा तो नहीं ना कुछ होगा। ऑनलाइन कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अलग ही सीन था। सीनियर सब बहुत हेल्पफुल है, मतलब जबरदस्ती तुमको बता दें कि हाँ ये करो वो करो, बहुत हेल्प करते हैं।
तो भाई मतलब सीनियर्स का ऐसा सीन है कि बहुत चिल सीनियर्स होते हैं बेसिकली। तुम मतलब अगर तुम क्लब्स वगैरह में जा रहे हो ना, तो सीनियर्स अपने आप तुम्हारी इंटरेक्शन होती रहेगी और तुमसे खुद बात कर लेंगे, और जितना तुम्हें जो पूछना है पूछ सकते हो। एंड दोस्त भी यार अच्छे खासे बन गए हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था पहले भी और अब भी व्हाट्सएप वगैरह पे। तो और सिविल में एक्चुअली बच्चे भी बहुत हैं, तो इसलिए दोस्त अच्छे खासे बन गए हैं रुड़की में तो मेरे। बस इतना ही। जहाँ तक मेरा दोस्तों का सवाल है, तो मैं ज्यादा व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता, तो मेरे तो ज्यादा दोस्त नहीं है, बट इनफ दोस्त हैं जो एग्जाम के टाइम में हेल्प कर देते हैं। और बाकी अगर कुछ चाहिए होता है तो उनसे मैं मांग लेता हूँ, चाहे वो पढ़ने का हो या कुछ वेब सीरीज देखना हो या फिर कुछ वैसा। और सीनियर्स तो काफी हेल्पिंग है, पर ज्यादा मैं सीनियर से भी कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। अभी क्लब्स ज्वाइन करा है मैंने, तो वहाँ कुछ सीनियर से बात होती है मेरी, लेकिन जितने सीनियर्स मैंने किया है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। खासकर जो हमारे स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें हमें 3rd और 4th ईयर के पर स्टूडेंट पे या पर 2-3 स्टूडेंट पे हमें एक सीनियर से साइन किए जाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं थ्रू आउट कि आपको कैसे आगे जाना है, क्या करना है, आपको आईटी में आपका क्या रोल है, कैसे आपको आगे प्रॉस्पर करना है। तो वो सीनियर्स काफी हेल्पफुल है और वो रेगुलर मीट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो मैं उनसे ज्यादा इंटरेक्ट कर लेता हूँ। तुम लोग हमारे व्यूअर्स को बताओ कि तुम लोगों के क्या क्या हॉबीज है, तुम्हें क्या अच्छा, करना पसंद है। हाँ तो मैं तो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। दो स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्रिकेट और बैडमिंटन। दोनों ठीक ठाक खेलता हूँ, जोनल लेवल पे खेला हुआ है। और थिएटर करता हूँ, थिएटर भी काफी पहले से कर रहा हूँ थिएटर। तो बस यही तीन चीजें मेरा hobby। हॉबी जैसे कुछ खास है नहीं, मतलब मेरा जो हॉबीज है वो सब कोई करता है। इट्स डिफिकल्ट कोर्स, मतलब सोना, समझा, वही हॉबीज है मेरा। और गाना सुनते हैं, मतलब हॉबीज में गाना बहुत सुनते हैं, लेकिन गाने के लिए मत गाना, नहीं तो फिर त्राहिमाम करेगा तुम लोग लगेगा मेरा ईयरफोन खराब है, समझा। हाँ चल गा चल। अरे तो मूंगफली तू खिला दे, झूठी सही मगर आधी तो खिला दे। यही दो हॉबीज है। और खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, लेकिन उतना खेलते थे, अभी तो नहीं खेल रहे हैं। मेरी भाई बैडमिंटन खेलता हूँ मैं, और डांस भी करता हूँ मैं, मतलब फ्री टाइम में। उसके अलावा अभी आईआईटी में आकर रिसेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में इंटरेस्ट आया है, तो आजकल वो भी बनाता हूँ फ्री टाइम में, कोशिश करता हूँ उसको बनाने की। एंड उसके अलावा तो बस हाँ इतना ही है हॉबीज में। So my hobbies are playing cricket, chess, and some sort of singing and reading novels, and especially love story novels of Ravinder Singh. I'm a big fan of Ravinder Singh novels. So his novels like This Love That Feels Right is one of my favorite novels. And interests after coming to IIT, some sort of competitive coding and web development. हर्ष, जैसे कि तुम्हारी हॉबी सिंगिंग है, तो एक गाना हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं उतना अच्छा तो सिंगिंग करता नहीं, फिर भी अगर तुम बोल रहे हो तो मैं ट्राई करता हूँ। सो मेरे को ये गाना बहुत पसंद है पर्सनली, इसलिए मैं ये गाने गा देता हूँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। ओ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। थैंक वाह यू। भाई। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जेई का एग्जाम बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा टफ माना जाता है। तो जब आप लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जेई में पहुंच जाएंगे और आईआईटी रुड़की में पहुंच जाएंगे, ऐसा लग रहा था। हाँ मेरा तो देख प्रिपरेशन था कि मैं अंडर 2000 रैंक के लिए एम कर रहा था अपने प्रिपरेशन टाइम्स पे। और फिर उसके बाद जब वो मेरा मतलब मैं ये सोचा था कि एज द वर्स्ट डे मेरी रैंक 4 के या 5 के जाएगी, ऐसे कुछ जो मैं जैसी आई तो वो इस हिसाब से मतलब मैं तो अच्छी तरह एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं वैसे एम तो बॉम्बे के लिए किया था, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई ओल्डर आईआईटी में जैसे सिविल है तो सिविल मिल जाएगी, मतलब कोई सेकेंडरी ब्रांच किसी ओल्ड आईआईटी में मिल जाएगी आराम से, अगर वर्स्ट डे भी हुआ जेई एडवांस तो।
देखो मेरे प्रिपरेशन टाइम मतलब ऐसे हर चैप्टर का नया नया क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, तो वो तो सॉल्व करते थे, तो मतलब वो जल्दी बन जाता था। तो उसमें लगता था अरे यार आईटी बॉम्बे हो गया, आईटी रुड़की हो गया, आईटी दिल्ली हो गया, आईटी गुवाहाटी हो गया। लेकिन जब टफ क्वेश्चन आता था या फिर कोचिंग में जो एग्जाम होते थे उनकी रैंकिंग देखता था, तब समझ आता था कि नहीं बिट्स पिलानी का भी फॉर्म भर देना चाहिए, WJE का फॉर्म भर देना चाहिए। कभी लगता था कि नहीं बोर्ड्स पर भी फोकस करना चाहिए। बस यही और क्या। एंड मेरे साथ तो भाई मैंने ड्रॉप लिया था आईआईटी के लिए। मतलब पहली बार भी मेरा सिलेक्शन हो रहा था, बट ब्रांच बहुत बहुत ही खराब मिल रही थी, तो मैंने ड्रॉप लिया था। सो ये कोविड आ गया भाई, और 4-5 महीने पेपर पोस्टपोन हो गया। तो पढ़ना मतलब लगभग छोड़ सा दिया था। मतलब जो हनी कह रहे हैं ना, प्रिपरेशन अच्छी थी, अंडर 2K वाली सोच रखा था, बट बाद में भाई इतना पढ़ना छोड़ दिया था कि ऐसा लगता था, मतलब मेंस की जनवरी वाली परसेंटाइल थी मेरे पास, तो मैं सोचता था हटाओ भाई आईआईटी को अपन को भाई अच्छे एनआईटी में सीएससी मिल रही है, अपन भाई जाना ही वही है। बट ठीक है भाई, लास्ट में 1-2 महीने पुश मारा, तो हाँ बस यही था कि हाँ आ जाएगी ठीक ठाक रैंक, और वो फिर आ गई थी लास्ट में। मतलब पेपर से एक दिन पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं अगर पेपर देने जाऊंगा तो आईआईटी निकल जाएगा कभी। तो वही है भाई। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी क्लास 11th में, तो मैंने तो जरूर सोचा था कि मेरी आईटी हो जाएगी अच्छे से। मगर जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ा तो फिर लगा कि नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट मैं लगा रहा। थोड़ी सी मैंने तो अच्छी प्रिपरेशन करी थी। कोरोना की वजह से मेरी प्रिपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, इसी कारण में थोड़ी सी रैंक खराब हो गई। बट ओवरऑल किसी तरह आईटी रुड़की में पहुंच भी गए, तो ये भी मेरे लिए अचीवमेंट टाइप है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि तुम लोगों ने आईआईटी रुड़की ही क्यों सिलेक्ट किया? हाँ, तो फिर पहला तो हो गया एकेडमिक रीजन कि भाई मुझे, मेरा बहुत पहले से था कि मुझे सिविल लेना है, क्योंकि मतलब मुझे सिविल सर्विसेज के तरफ और यूपीएससी की तरफ शुरू से ही एक इंक्लिनेशन था। तो काफी पहले से ही था कि सिविल लेना है, तो सिविल लेना है। और उसके बाद फिर रैंक आई, तो उसके हिसाब से बॉम्बे दिल्ली तो नहीं मिल रहा था। फिर बॉम्बे दिल्ली के बाद हुआ कि उसके बाद क्या लिया जाए, तो सिविल काफी फेमस है रुड़की का, ओल्डेस्ट है सिविल भी और फेमस भी है। तो इसीलिए ये एकेडमिक रीजन की वजह से रुड़की लिया। और दिल्ली से पास भी था, मैं दिल्ली रहता हूँ तो दिल्ली से पास था। और तीसरी बात की मतलब पॉल्यूशन कम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे लिए पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पॉल्यूशन भी कम है, इन्वायरमेंट अच्छा है आसपास, मतलब मौसम भी मस्त है, तो अच्छा जगह है रहने लायक। गंगा बहती है, हरिद्वार है पास में, अच्छी जगह है रुड़की। देखो पहला बात कि उधर रैंक के अनुसार हम लोग कॉलेज मिल जाता है, लेकिन अब जब रैंक ऐसा ही था तो सोचे कि सब बोलते थे कि ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, तो रुड़की तो सबसे ओल्डेस्ट है तो इसीलिए चुना। उसके बाद वहाँ का सिविल भी सुनते हैं इंडिया में सबसे अच्छा है, तो एक रीजन वो है। और वहाँ घूमने के लिए तो बहुत जगह है, बहुत, गंगा, हरिद्वार, वो पहाड़, झरना, हंसी वादियाँ, खुला आसमां, यही सब और क्या। कि मतलब जेई मेंस जनरली क्या होता है, सबके पास दो चॉइस होते हैं, या तो आप टॉप आईआईटीज की मिडिल ब्रांचेस ले लो, या फिर एनआईटीज की सीएससी ले लो, मतलब जिसकी रैंक मिड में आती है आईआईटी में। सो मेरे को थोड़ा एक्सप्लोर करना था, लाइक मेरे को ये नहीं था कि सिर्फ कोडिंग में ही जाना है आगे, कि लोग जनरली आजकल सब लोग कोडिंग में जा रहे हैं, तो मुझे पहले एक्सप्लोर करना था थोड़ा कि हाँ और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो उसके लिए फिर ओल्ड आईआईटी में हर चीज का एक क्लब होता है। मतलब अगर आप कुछ भी सोचो मन में, फाइनेंस हो गया, मोटर स्पोर्ट्स, हर चीज का एक क्लब है। तो मतलब मुझे देखना था हर जगह पर जाकर, और फिर जो बेस्ट लगे उसमें आगे जाना था। तो इसलिए ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूं, मैंने रुड़की सेलेक्ट किया था। मेरी तो रैंक ऐसी आई थी कि मुझे ओल्ड आईटी में सिविल से ऊपर कोई ब्रांच नहीं मिलती, तो मैंने ओल्ड आईटी में जाने का डिसाइड किया। और रीजन एज ऑब्वियस जो ईशान और रुद्र हनी पहले ही बता चुके हैं। बाकी मेरे 1 से 5th राउंड तक तो आईटी खड़गपुर ही आई थी, लेकिन उसके बाद 6th राउंड में मुझे आईटी रुड़की का सिविल मिला। तो मैंने जरूर ऊपर प्रायोरिटी में कहा था रुड़की सिविल को, क्योंकि ये एशिया की सबसे बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में से है, तो इसी कारण मैंने आईटी रुड़की सेलेक्ट किया। तो बात की एक बात यह है कि कल्चर सबसे बेस्ट होता है किसी पुराने आईटी का, सो रुड़की का तो ये सबसे बेस्ट है। तुम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया है कि कितना पैकेज लगेगा आईआईटी से, आईआईटी में आने के बाद? देखो पैकेज तो अगर तुम पहले से जो 11th 12th में सोचते हो वैसे तो हालात नहीं होते हैं। जैसे सोच जो 1 करोड़ 1 करोड़ देखते हो वो केवल हेडलाइन के लिए अच्छा लगता है, वैसे तो नहीं है।
और बात यह है कि तुम्हारा जो पैकेज है वो डिपेंड करता है कि तुम आईआईटी करने के बाद 4 साल क्या करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पैकेज क्या लगेगा। इस आईआईटी में आ गए तो कुछ तो लग जाएगा, कि वो तो है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट हो गया। Are you sure about that? लेकिन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाने के लिए वो तुम डिसाइड करोगे तुम्हारे 4 साल की तुम क्या करते हो। अभी से तुम मतलब अगर तुम प्रिपरेशन स्टेज से नहीं बता सकते ये बात। हाँ मतलब जो ऐसा नहीं है 1-2 करोड़ नहीं लगता, जो 1-2 करोड़ होता है वो इंटरनेशनल पैकेज होता है, तो वहां पर जाकर जो इंडिया का एक डिसेंट पैकेज होता है वो इतना ही इक्वल होता है। एंड मेरा मतलब मुझे लगता है कि मुझे 20-25 लाख तक का मिनिमम चाहिए पैकेज, इतना उठाना चाहिए, मतलब अगर इतना आया तो भाई रुड़की के घर में। जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन का सवाल है तो पैकेज का तो कुछ खास नहीं, मगर मुझे जो है ड्रीम कंपनी है मेरी, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जेपी मॉर्गन, तो किसी तरह मैं चाहूंगा कि मेरी इन कंपनी में हो जाए। पैकेज सेकेंडरी प्रायोरिटी है मेरे लिए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आईआईटी में होने के बाद सराउंडिंग्स में क्या चेंजेस आए तुम्हारे? सराउंडिंग्स में तो ऐसा कुछ खास, क्योंकि घर ही बैठे हैं तो बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आया। घर पे लैपटॉप के सामने ही बैठे हैं तो बस लैपटॉप का चेंज आया। लैपटॉप पहले नहीं होता था सामने इतना, स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गई है। बाकी इन जनरल टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना, टाइम मैनेजमेंट काफी करने का सोचा है, हुआ तो नहीं अभी, लेकिन करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। टाइम मैनेज कैसे करें, जो पहले नहीं करना होता था अपने आप हो जाता था। और बात एक छोटा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अंदर हमेशा रहता है आईटी करने के बाद। और फिर उसके बाद एक और बात मैं बताऊं, हाँ तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों को नहीं पता रहता है एस्पायरेंट्स को, जो की चीज है कि पीयर प्रेशर। आईआईटी में पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है। ये मतलब कोई सोचता नहीं है कोई भी एस्पायरेंट कि भाई कोई पीयर प्रेशर भी हमें कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है या ये भी कुछ होता होगा, लेकिन ये होता है। काफी अच्छा, काफी खतरनाक हो सकता है कभी कभार। देखो मतलब मेरी पहली बात है कि यहाँ पे किसी को पता था नहीं कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। सबको पता था कि ये लड़का सिमुलतला में पढ़ रहा है, 12 वहीं से नॉर्मल करेगा। तो आईआईटी होने के बाद अब सबको पता था कि 12 किया है। फिर 12 के बाद सब पूछे थे क्या कर रहे हो बेटा, आगे क्या करोगे? तो मैं बोलता था कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो वो लोग बोलते थे ठीक है इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन वैसे पैसा कमाने के लिए क्या करोगे? तो फिर मैं उनको समझाता था कि हर इंजीनियर बेरोजगार नहीं होते हैं, ठीक है। तू शकल से बेरोजगार और भिखमंगा सा क्यों लगता है? भाई मैं इंजीनियर हूँ। हाय अंदर अंदर से टूटा। तो वही भाई, एक तो भाई सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि इज्जत बहुत मिलती है भाई। मतलब अगर तुम किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, अभी तक 4 फोन आ चुके भाई कि मेरा बेटा तैयारी शुरू कर रहा है तो किस कोचिंग में करवाएं, कहाँ करवाएं, कितना पढ़ना चाहिए। तो वही है भाई, थोड़ा इज्जत, और इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब जब तुम 2-3 साल तैयारी करते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई चला जाता है कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, या स्टेज फ्राइट और सब चीजें आ जाती हैं भाई। बट यहाँ पे इतनी मीटिंग्स होंगी, और अभी तो ऑनलाइन ही है, कैंपस वाली फील तो ऑब्वियसली नहीं आएगी, बट इतनी मीट होती है भाई, और उसमें तुमसे इतने अलग अलग टास्क करवा देते हैं कि भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस रीगेन हो जाता है। तो वही है भाई, चेंज अच्छा खास आता है। और दूसरा भाई, पहले पढ़ते बहुत ज्यादा थे, अब तो भाई ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है चिल्ले आईआईटी में पहुंच जाओ सब चिल्ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट ये है कि पढ़ते नहीं है लोग, मैं भी नहीं पढ़ता ऑब्वियसली, तो पहले बहुत पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम देते हैं, जैसे कोडिंग कोर सिलेबस में नहीं होती, बट वो खुद से लोग करते रहते हैं, वेब डेवलपमेंट, अलग अलग चीजें। तो यही है भाई। हाँ भैया, अच्छा मैनेजमेंट तुम कितना सही मैनेज कर सकते हो चीजों को। जब अब एग्जाम आए तो कोई बंदा 10 दिन पहले पढ़ता है, कोई 30 दिन पहले में भी उतने नंबर नहीं ला पाता जितना 10 दिन बंदा पढ़ के ले आता है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा तुम कैसे मैनेज करते हो चीजों को। तो हम लोग वीडियो के एंड में आ गए हैं, तो मैं आपसे फाइनल एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इस बार जेईई एडवांस जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? तो देखो, अभी तुम किसी ना काफी तुम प्रिपेयर कर चुके हो, 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े होगे, तो तुम्हें पता है कि कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या कैसे क्या क्या पढ़ना है। तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है तुम्हारे पास।
तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है, ये मैं बताऊंगा तो कोई नई बात नहीं होगी। बात ये है जो मैं फोकस करूंगा कि प्रिपेयर फॉर योर वर्स्ट, कि मतलब अगर तुम ऐसा प्रिपेयर करो कि तुम्हारा जो भी एग्जामिनेशन डे हो वो तुम्हारा वर्स्ट डे हो, तब भी तुम खुश रहो अपने परफॉर्मेंस से। क्योंकि मतलब जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो उस दिन चीजें अलग होती है। जितना मतलब तुम अभी पेपर दे रहे हो, जो भी तुम्हारा वर्स्ट होगा ना, तुम उसके लिए प्रिपेयर करोगे तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बाकी जब तुम रैंक लेके आते हो तो वो एक नंबर नहीं है, वो तुम्हारा एक तरह से इंट्रोडक्शन हो जाता है। तुम जिसको भी अपनी रैंक बताओगे वो तुम्हारा इंट्रो ले लेगा उसी रैंक से। बाकी मतलब पिछले आज तक तुमने जो भी किया है उसका इंट्रो केवल वो रैंक है और कुछ नहीं, पढ़ाई अकेडमिक फील्ड में। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो बस पुश करते रहो अपने आप को। हनी ने जो बात बोला वो सही है कि तुम लोग ऐसा स्टेज पे आ गया कि तुमको सब चीज मालूम है, क्या स्ट्रेटजी करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सब तुमको मालूम है। कौन सा सिलेबस, किससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये सब मालूम है। मेरा कहना है कि लास्ट के मोमेंट पर बहुत काम देता है ज्यादा पढ़ना। फोकस्ड रहो, हमेशा फोकस रहो कि हाँ एग्जाम देना है। और उसके बाद डिस्ट्रैक्शन से बचो। मेन है डिस्ट्रैक्शन अभी जो तुम्हारे लाइफ में है, तुम्हारे सराउंडिंग में है, जो तुम्हारे पर्सनल लाइफ में है, समझ रहा है ना, वो सबसे बचो। और हाँ, एग्जाम देते समय ऐसा नहीं सोचना, एग्जाम देते समय ये सोच के देना है कि अपना बेस्ट जो एग्जाम दिया होगा, टेस्ट दिया होगा, उसको याद रख के एग्जाम देना है। जो बेस्ट एग्जाम दिया होगा उसमें कुछ अच्छा मार्क्स आएगा, उसको याद रख के एग्जाम देना है, तो एग्जाम अच्छा से जाना चाहिए। एंड मेरी एडवाइस इधर ये है कि मतलब ये टाइम ऐसा होता है कि भाई जो कम पढ़ता है ना वो ये देखता है अपॉर्चुनिटी है, 4 महीने पेपर एक्सटेंड हो गया, अब तुम्हारा भी एक्सटेंड हो गया जैसे पेपर, तो इस टाइम रैंक फ्लक्चुएशंस इतनी ज्यादा होती है, तुम सोच नहीं सकते कि तुम जब रिजल्ट डे आएगा और तुम देखो कि यार इस बंदे की इतनी रैंक कैसे आ गई, फिर तुम कहोगे कि तुक्का लग गया या शिफ्ट आसान होगी या फिर मेंस में परसेंटाइल वाला जो झोल होता है थोड़ा वो हो गया होगा। बट ऐसा नहीं है, मतलब लोग इस टाइम को अपॉर्चुनिटी लेते हैं और जो अच्छा पढ़ रहे हैं इस टाइम वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि भाई इतना पढ़ रहे थे, पेपर हो जाता, रैंक आ जाती, बट अब पेपर पोस्टपोन हो गया। सो मतलब इंटरेस्ट लूज मत करो यार। मेरे साथ भी सबसे बड़ी दिक्कत यही रही थी, कंसिस्टेंट रहो, चाहे थोड़े से अपने सिटिंग आवर्स कम कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि भाई 2 घंटे ही कर लिए सिटिंग आवर्स, अगर कम करने हैं तो मतलब एक डिसेंट अमाउंट का पढ़ो हर रोज। एंड इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब सिलेबस का रिवीजन, क्योंकि अब क्या होगा, मान ले तूने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया 1 महीना पहले, तब तुझे 4 महीने बाद वो इतना रिटेन नहीं रहेगा। पहले होता था कि भाई जल्दी जल्दी रिवीजन होता था लास्ट में और पेपर हो जाता था। अब अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसको भूल जाएगा पक्का 4 महीने बाद। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज ले सकते हो एंड हर रोज एक टेस्ट देते रहो, रात के टाइम या सुबह का टाइम, हर रोज नहीं तो 3 दिन में एक बार दे लो, उससे तुम्हारे मार्क्स, और मुश्किल टेस्ट दो ताकि मार्क्स कम आए थोड़े और इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ अभी भी मेरे को बहुत पढ़ने की जरूरत है। तो मेरी तो एडवाइस ये रहेगी। तो द कंक्लूजन ये है कि जैसे आपको किसी अपनी मंजिल पर जाना है तो उसके लिए 2 मेथड है। एक तो आप अपनी स्पीड से जाओ और एक अपनी डायरेक्शन से जाओ। तो अगर आपकी स्पीड और आपकी डायरेक्शन दोनों बिल्कुल सही है तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो स्पीड नॉट मीन्स कि आप एकाएक बहुत तेज चल रहे हो, फिर आप रेस्ट कर रहे हो, फिर आप चल रहे हो, फिर आप रेस्ट कर रहे हो। एक कंसिस्टेंसी चाहिए। और जो डायरेक्शन होता है वो आप जहां से गाइड होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, जो आपके बुक आप फॉलो करते हैं, तो सही डायरेक्शन से उन चीजों को फॉलो करें तो आप निश्चित तौर से पहुंच जाएंगे आईआईटी। तो इस वीडियो में बस यही तक। और जो भी आईआईटी रुड़की के हमारे गेस्ट ने आपको बातें बताई वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। और अगर मैं रुड़की की भाषा में बोलूं तो आप इन बातों को फॉलो करें और अपनी लाइफ में बचाएं। इसी के साथ मैं अपने गेस्ट का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो हमारे चैनल पर आए और हमारे व्यूअर्स को उन्होंने प्रॉपर गाइड किया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, शिवांकर, आप इससे कुछ सीखे हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के, सभी आईआईटी दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।